नमस्कार साथियों, ये क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 9 और चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो साथियों, लास्ट वीडियो में हमने सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि यूरोप के अलग अलग रीजन्स में कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनती हैं, लेकिन इन सीक्रेट सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश करने की जो शुरुआत है वो इटली के अंदर मैज़ेनी करते हैं। ठीक है, तो मैज़ेनी दो सीक्रेट सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं, एक यंग इटली और दूसरी यंग यूरोप। और इसी के चलते फिर यूरोप के अलग अलग रीजन्स के अंदर, अलग अलग टेरिटरीज़ के अंदर सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई। तो बेसिकली इन सीक्रेट सोसाइटीज़ का मकसद क्या होता था? तो इनका मकसद होता था रेवोल्यूशनरीज़ को ट्रेन करना, ताकि वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको अपोज कर सकें और अपने नेशनलिज्म से जुड़े हुए या नेशन स्टेट से जुड़े हुए आइडियाज़ को और ज़्यादा स्प्रेड आउट कर सकें। तो साथियों, इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हुए आज बात करने वाले हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, दैट इज़ 1830 टू 1848। तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप के अंदर बड़े बड़े डायनेस्टिक एम्पायर्स हुआ करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के अंदर नेशन स्टेट या नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी डेवलप हो गई? तो उसी सिलसिले में हमने सबसे पहले सोशल ग्रुप की बात की जो इमर्ज हुए थे, फिर लिबरल नेशनलिज्म की बात की जिसने जो है रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की बात की। उसके बाद हमने थोड़ा सा सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा, रोल ऑफ मैज़ेनी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एज ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848। तो साथियों, एक चीज़ तो ये क्लियर थी कि जो रेवोल्यूशंस थे वो रेवोल्यूशंस लिबरल नेशनलिस्ट ने किए थे, जो उदारवादी राष्ट्रवादी हैं उनके द्वारा रेवोल्यूशंस किए गए थे। और क्यों किए गए थे? तो उसका जवाब हमारे पास ये है कि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी या जो कंजर्वेटिव एरा 1815 के बाद यूरोप में शुरू हुआ था, तो उसके चलते उन गवर्नमेंट्स ने कई सारी हार्श पॉलिसीज़ उठाई थी और उसी में हार्श पॉलिसीज़ को लागू किया था। और ऐसी ही सख्त नीतियों में एक नीति थी प्रेस की आज़ादी को छीनना, सेंसरशिप लगा के। तो इसके चलते लिबरल नेशनलिस्ट ने यूरोप के अलग अलग भागों में रेवोल्यूशंस किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। रेवोल्यूशंस वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव regimes in many region of Europe such as Italian region, जर्मन स्टेट, ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। तो साथियों, जो रेवोल्यूशंस हुए, जो लिबरल नेशनलिस्ट ने रेवोल्यूशंस किए कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के खिलाफ, वो यूरोप के डिफरेंट रीजन में होने लगे। और उसी के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि भाई इटली के अंदर रेवोल्यूशन हुआ, जर्मन स्टेट्स के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए, और ओटोमन एम्पायर के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए, आयरलैंड और पोलैंड के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए। अब बात करते हैं हम जुलाई रेवोल्यूशन, ठीक है, जो कि फ्रांस के अंदर होता है 1830 में। तो जुलाई रेवोल्यूशन क्या था साथियों? द फर्स्ट अपहील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1813, यानी जो फ्रांस है, फ्रांस के अंदर पहला विद्रोह होता है जुलाई 1830 में। यानी इस सीरीज़ की बात कर रहे हैं हम 1830 से 1848 की। तो पहला विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। ठीक है, इस विद्रोह में, इस रेवोल्यूशन में क्या आया, क्या चीज़ थी? The Bourbon king, who had been restored to power during the conservative regimes, were overthrown by liberal nationalists। साथियों, इस लाइन का कनेक्शन ट्रीटी ऑफ वियना के साथ है या फिर कांग्रेस ऑफ वियना के साथ है, जो 1815 में हुई थी और जिसको होस्ट किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने। ठीक है, उस ट्रीटी में क्या किया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य ये था कि फिर से पुरानी जो मोनार्कीज थी उनको रीइस्टेब्लिश करना। तो जब फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ तो लुई 16 है उसको गद्दी से हटा दिया गया, जो कि बुर्बोन राजवंश का था। तो 1815 के बाद में बुर्बोन राजवंश के ही किसी दूसरे व्यक्ति को कंजर्वेटिव रिजीम्स ने जो है वो शासक बना दिया। तो यही एक बड़ी चीज़ थी कि इसी के चलते रेवोल्यूशंस हुए। तो जो जुलाई के अंदर रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस के अंदर, उसमें सबसे पहला काम क्या किया गया कि बुर्बो वंश के उस राजा को गद्दी से हटा दिया गया। द बुर्बोन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिजीम्स वर ओवरथ्रोन्ड बाय लिबरल नेशनलिस्ट। तो जो उदारवादी राष्ट्रवादी हैं उन्होंने क्या किया, बुर्बो राजवंश के उस शासक को गद्दी से हटा दिया। तो उसको गद्दी से हटाने के बाद उन्होंने क्या किया? So they installed the constitutional monarchy headed by लुइस फिलिपे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई उन्होंने
एक संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित किया। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन होगा, साथ साथ वहाँ पे रूलर भी होगा कोई, ठीक है, किसी न किसी राजा का शासन भी होगा, लेकिन उस रूलर को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, यानी संविधान का पालन करते हुए शासक को शासन व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था चलानी पड़ेगी। तो फ्रांस के अंदर जुलाई 1830 में जो रेवोल्यूशन हुआ, उस रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या निकला कि बुर्बोन राजवंश के शासक को हटा दिया गया और फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की है, यानी जो संवैधानिक राजतंत्र है, उसको स्थापित किया गया। ठीक, और अब किसको शासक बनाया गया? तो जो लुई फिलिप था, या इसको लुइस फिलिपे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में लुई फिलिप कहते हैं, तो लुई फिलिप को जो है उसका अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, दिस रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। इस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या निकला साथियों? ये जो जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस के अंदर हुआ 1830 में, इसकी वजह से ब्रसेल्स में भी, ठीक है, ब्रसेल्स के अंदर भी विद्रोह भड़क उठा। और इसकी वजह से क्या हुआ? तो इसकी वजह से बेल्जियम, जो कि नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंडर हुआ करता था, उनके रूल के अंदर हुआ करता था, वो अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग होके एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन गया। सो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन दैट वाज हैपेंड इन फ्रांस इन द ईयर 1830। और इसकी वजह से हुआ क्या? तो इसकी वजह से पहला इम्पैक्ट ये निकला कि बेल्जियम वाज ऑल्सो ब्रोकअप the relations from United Kingdom of Netherlands and now Belgium considered as a independent nation state। ठीक है, ब्रसेल्स में जो अपराइजिंग है या विद्रोह भड़का और जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया। तो इसी के चलते एक स्टेटमेंट आता है जो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने दिया था, और वो स्टेटमेंट क्या था तो उसको पढ़ते हैं साथियों। ड्यूक मेटरनिक रिमार्क्ड, क्या कहा ड्यूक मेटरनिक ने? कौन है ये? ऑस्ट्रिया का चांसलर है, कांग्रेस ऑफ वियना को इसने होस्ट किया था। जोसेफ मैज़िनी को इसने सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा एनिमी कहा था, पढ़ा था हमने ये सारी चीज़ें। तो ये क्या कहता है? व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो इन भाई साहब का ये कहना था, इस ऑस्ट्रियन चांसलर का ये कहना था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब फ्रांस के अंदर कुछ ना कुछ होता है, कोई भी रेवोल्यूशन होता है, तो उसका इम्पैक्ट यूरोप के दूसरे रीजन्स में भी होता है और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बदलाव आता है। सो दिस वाज द स्टेटमेंट दैट वाज गिवन बाय the Austrian chancellor whose name was Duke Metternich, and what he said that when France sneezes the rest of the Europe catches cold। ठीक है, तो साथियों एज ऑफ रेवोल्यूशन में जुलाई रेवोल्यूशन को हमने देखा और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि भाई ब्रसेल्स के अंदर एक क्रांति हुई, क्रांति के चलते जो बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, सो जो बेल्जियम है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। और इसी के चलते ड्यूक मेटरनिक ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जब फ्रांस छींकता है तो भाई यूरोप के बाकी भाग जो हैं उनको भी सर्दी हो जाती है, उनको भी जुकाम हो जाता है। साथियों इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। ठीक है, अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को अगर हम देखें तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि भाई ऐसा क्या था ग्रीस के अंदर, ग्रीस किसके कंट्रोल में था। ठीक है, ग्रीस मतलब यूनान, तो हम लोग यूनान का स्वतंत्रता संग्राम देखते हैं। An event that mobilized the nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। तो साथियों ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस ये है कि इसने भी जो पढ़ा लिखा अभिजात वर्ग था उसमें राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया था। ठीक है, मीन्स द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो स्प्रेड आउट द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म इन द एलिट एजुकेटेड क्लास इन द डिफरेंट यूरोपियन रीजन। चलिए, तो कैसे, क्या ऐसा हुआ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम ग्रीस की बात करें तो ग्रीस वाज द पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर फ्रॉम द 15th सेंचुरी। 15वीं सदी से ही जो ग्रीक यानी जो यूनान था वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। देख लेते हैं, ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर फ्रॉम 15th सेंचुरी। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंगस्ट ग्रीक्स बिगेन इन 1821।
1821 में जाके यूनानियों ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष को शुरू किया था। ठीक है। नेशनलिस्ट इन ग्रीस got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture। अब इनको सपोर्ट कहाँ से मिला? यूनानियों ने 1821 में अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष तो शुरू कर दिया, तो इनको सपोर्ट कहाँ से मिला? किन लोगों ने इनको समर्थन दिया? जो ये ओटोमन एम्पायर से अपने आप को स्वतंत्र करवा पाए। तो साथियों, यूनान के वो लोग जिनको एग्जाइल में भेज दिया था, जिनको यूनान से बाहर कर दिया था, निर्वासन में भेज दिया था, तो ऐसे लोगों ने सपोर्ट किया जो राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत थे। इसके साथ साथ जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे, ठीक है, और जिनका विश्वास था यूनान के जो प्राचीन यूनानी संस्कृति है, जो एंशिएंट यूनानी कल्चर था, हेलेनिज्म जिसको बोलते हैं, तो ऐसे जो वेस्टर्न यूरोप है, पश्चिमी यूरोप के ऐसे लोग जिनकी आस्था थी या जिनकी सहानुभूति थी प्राचीन यूनानी संस्कृति यानी हेलेनिज्म के प्रति, उन लोगों ने भी यूनानियों को सपोर्ट किया। तो दो तरीके से समर्थन मिलता है इनको। एक उन यूनानियों का जो एग्जाइल में रह रहे थे, यानी जो यूनान से बाहर रह रहे थे, जिनको देश निकाला दे दिया गया था, और दूसरा पश्चिमी यूरोप के उन लोगों का समर्थन मिला जो यूनान की प्राचीन संस्कृति में आस्था रखते थे या प्राचीन संस्कृति के प्रति सिंपैथी रखते थे। ठीक है, तो दो तरफ से सपोर्ट मिला। 1821 में दे स्टार्टेड देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर। लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज है जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को अपने आप में एक विशेष पहचान दिलवाती है। वो अलग चीज क्या है? सो पोएट्स एंड आर्टिस्ट loaded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim empire। So here अगर हम बात करें तो रोल किसका है? यहाँ रोल है पोएट्स का, यहाँ रोल है आर्टिस्ट का, ठीक है, कलाकारों का। और इन्होंने क्या किया? तो ये जो आर्टिस्ट और जो पोएट्स थे, इन्होंने एक ऐसी बात लिखी जो कि अपने आप में अनूठी थी, ठीक है। और वो बात क्या लिखी? तो इन्होंने कहा कि जो यूनान है वो यूरोप की जो सभ्यता है उसका क्रेडल है, उसका पालना है, ठीक है ना। यानी जो यूरोप के अलग अलग इलाकों का कल्चर है, उस कल्चर की जड़ें या उस कल्चर को फलने फूलने में अगर कोई योगदान देता है तो वो ग्रीक कल्चर ने दिया है, एंशिएंट ग्रीक कल्चर ने दिया है, हेलेनिज्म ने दिया है। तो ये बात उन्होंने लिख दी। तो जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर था उसके बारे में जो कवि हैं, जो कलाकार हैं, उन्होंने प्रशंसा में ये बात लिखी कि भी यूनान की सभ्यता ने यूरोप के तमाम क्षेत्रों की सभ्यताओं को पाला पोसा है, उनको फलने फूलने में मदद की है। यानी यूरोप की सभ्यताओं की जड़ें कहीं ना कहीं प्राचीन यूनानी संस्कृति के अंदर विद्यमान है, और प्राचीन यूनानी संस्कृति से ही ये संस्कृतियाँ इन संस्कृतियों का उद्भव हुआ है और ये फली फूली हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल था पोएट्स का और आर्टिस्ट का, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक इंग्लिश पोएट की जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फंड्स को ऑर्गेनाइज किया, पैसा इकट्ठा किया, और उसके बाद में इन्होंने जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें भाग लिया। बट बदकिस्मती से 1824 में फीवर से इनकी डेथ हो जाती है। तो उसी चीज़ को देखते हैं। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। तो वही चीज़ लिखी है कि भाई एक पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे, जिनका नाम लॉर्ड बायरन था, और इन्होंने धन इकट्ठा किया। बाद में ये युद्ध में लड़ने भी गए, लेकिन 1824 में इनकी फीवर से डेथ हो जाती है। फाइनली इन द ईयर 1832, ठीक है, 1832 में एक संधि होती है जिसको कहते हैं हिंदी में कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, 1832 में। और इस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। इसमें छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट कब हुआ? तो 1821 में। दूसरी चीज़ की जो ग्रीक्स थे जिन्होंने अपना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया, उनको सपोर्ट किस किस से मिला? तो उनको जो है उन लोगों से मिला जो यूनानी थे पर यूनान के अंदर नहीं रह रहे थे और वो बाहर रह रहे थे। दूसरा, उन वेस्टर्न यूरोप के उन लोगों से उनको सपोर्ट मिला जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर यानी हेलेनिज्म के प्रति आस्था रखते थे। तीसरा सवाल उठता है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कौन से
पोएट ने फंड को ऑर्गेनाइज किया था? तो फंड्स को ऑर्गेनाइज किया था इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरोन ने। और चौथा सवाल है कि लॉर्ड बायरोन की डेथ कब हुई? 1824 में। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, वो कौन सी ट्रीटी थी जिसके बाद ग्रीस को जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन मान लिया गया? तो साथियों वो थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और कई बार ये पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किस वर्ष में हुई? तो ये ट्रीटी हुई 1832 में। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जिनको आप पढ़ते हुए साथ साथ में तैयार कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जल्द ही नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ और उसमें हम आगे के टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दूसरे साथियों को भी बताएं। ऐसी ही वीडियोज़ जो है कंटिन्यूसली आपके समक्ष मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।